हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं अपनी वीडियोस में हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स, ठीक है। और आज पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स बाय यूजिंग अल्कोहल, और आज हम पढ़ेंगे हेलोल्केन्स को प्रिपेयर करना बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी तीन तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का एक हमने मेथड पहले पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम एल्केन का यूज करके कैसे हेलोल्केन्स बनाते हैं, और आज हम यूज करेंगे एल्कीन और एल्काइन का। तो लेट अस स्टार्ट विद द एल्कीन। एल्कीन लेकर चलेंगे फ्रॉम एल्कीन बाय यूजिंग हेलोजन एसिड्स। स्टूडेंट, आप जानते हो हेलोजन एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे कि HCl हो गया आपका, HBr या फिर HI, ये हेलोजन एसिड्स आप यूज करोगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या लेके चलती हूँ, सिमेट्रिकल एल्कीन लेके चलती हूँ। सिमेट्रिकल एल्कीन ये लिख दीजिए, इथीन हो गया, इसके अंदर आप डाल दीजिए HI, डाल दीजिए HI, डाल दिया तो आपके पास क्या बनेगा, CH3, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और एक H यहाँ पर, ये वाला एक H आके किसी भी एक, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसका सिंपल सा फंडा है कि ये वाला हाइड्रोजन चाहे इस कार्बन पर एक किसी भी एक कार्बन पर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर दूसरे के साथ क्या लग जाएगा, मेरा आयोडीन, मैंने मान लीजिए इसके साथ लगा दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, आइडोइथेन बन गया। इसी तरह से आप क्लोरीन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया CH2, यहाँ CH3, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए HCl डाल दिया, और आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH, मतलब मैंने यहाँ पर अपना क्लोरीन ऐड कर दिया, और यहाँ पर बनेगा CH2 CH3। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे, या तो ये बनाते, अगर क्लोरीन यहाँ जोड़ोगे तो भी बनेगा 1 2 3 4 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर आप यहाँ क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करते तो यहाँ मान लो क्लोरीन लग जाता है, यहाँ ना लग के यहाँ लग जाता, और यहाँ हाइड्रोजन आ जाता, तो ये भी आ जाता 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो दोनों केस में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये होता है सिमेट्रिकल एल्कीन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स बाय यूजिंग एल्कीन्स व्हेन वी यूज हेलोजन एसिड। यहाँ पर मैंने आपको दो तरह के हेलोजन एसिड यूज करके दिखाए हैं, HI और HCl, HBr भी आप यूज कर सकते हो। अब बात आती है कब, जब हम यूज करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए, और यहाँ पर आप डाल दीजिए, मान लो मैंने HBr डाल दिया, यहाँ पर क्या डाल दिया, HBr डाल दिया, तो अब इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हो सकता है, और इसका जो मैकेनिज्म है कौन से रूल से होगा, ये सारा मैं आपको आज करवाऊंगी। कि हो सकता है ये वाला H यहाँ जाके जुड़ जाए, Br यहाँ लग जाए, तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पर मैं H जोड़ देती हूँ, CH2 Br, जब डबल बॉन्ड उठेगा। और हो सकता है CH3 क्या हो जाए, CHBr यहाँ जुड़ जाए, और CH2 के साथ एक H यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाए, दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बता दूं, इसके अंदर या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब कौन सा होगा ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा मार्कोनिकोव्स रूल। कौन डिसाइड करेगा, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं जिसको, मार्कोनिकोव रूल इसे डिसाइड करेगा। अब मार्कोनिकोव रूल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जब भी आप एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे हेलोजन एसिड हो गया, जब आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जोड़ना चाहोगे, तो जो आपका हाइड्रोजन है उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। आई एम रिपीटिंग द रूल स्टेट, जो हमने क्लास +1 में पढ़ा था। दिस रूल स्टेट और हेलोजन हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन एटम है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में से किसके पास है, अब आपको इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है, इसके पास जाके हाइड्रोजन चाहिए नहीं, डबल बॉन्डेड, ये ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम देखने हैं। दूसरी बात, आपका हाइड्रोजन कौन से कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे होंगे। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपका हाइड्रोजन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है, यहाँ ऐड होगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा इस कार्बन का, क्योंकि इसके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। जब इसके साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, ये वाला अटैच होगा उस कार्बन के साथ जाकर जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो मार्कोनिकोव रूल क्या हो गया, मार्कोनिकोव रूल कहता है अगर आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लेकर चलते हो, कैसा रिएजेंट लेकर चलते हो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लेकर चलते हो, टू एंड ऐड करते हो इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ,
तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आपका जो हाइड्रोजन ऐड होगा, प्रोटॉन जैसे हेलोजन एसिड लेके चले, वो ऐड होगा किसके साथ, टू द कार्बन विच पोजेसेस लार्ज नंबर ऑफ मोर नंबर लिख सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन atoms as compared to that carbon which possesses lesser number of carbon। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बेसिकली मार्कोनिकोव रूल का थोड़ा सा हिंट दे दिया। ये हमने क्लास प्लस में पढ़ा हुआ है, यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगेगा। ठीक है, और मार्कोनिकोव रूल अगर फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये चीज़ हमारी नहीं बनेगी और हमारा बनेगा ये वाला मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्केन के केस में मार्कोनिकोव रूल के केस में ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके जुड़ेगा उस कार्बन के साथ जहां पर हमारा जिस कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि मार्कोनिकोव जी जो वेल्डिमर मार्कोनिकोव ने जो रूल बताया था, क्या हर एल्कीन पर उसका सेम ही रूल है? कई बार क्या होता है, ये रूल भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मोस्टली कई बार ये फॉलो भी करता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फेल हो जाता है। कौन कौन से केसेस हैं जब आपका मार्कोनिकोव रूल, जिसे आप एंटाई मार्कोनिकोव रूल पढ़ते हैं, या मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाएगा वो। तो अब इसका एक मैं अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब एल्कीन से हेलोल्केन्स बनाते वक्त मार्कोनिकोव रूल लगेगा या नहीं लगेगा, कब लगेगा या कब फेल हो जाएगा, ये समझने से पहले हम समझेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म कैसे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने अपनी क्लास +1 में पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ये बेसिक हमने वैसे पढ़ा हुआ है। मैं साथ साथ आपको फिर भी अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो साथ साथ कोशिश करूँगी कि आपको ये ध्यान में आ जाए कि कैसे होगा। तो देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, RCl, ये मैंने कोई भी अनसिमेट्रिकल नहीं ली, ठीक है, ये ले ली, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और मान लीजिए मैंने इसके अंदर कोई भी हेलोजन एसिड ऐड कर दूँ, HCl। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले कौन जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा, H पॉजिटिव। अब क्यों आएगा, अब देखिए ये कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। या तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे या फिर शिफ्ट होंगे यहाँ। जब पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं तो देखो एक पॉसिबिलिटी, देखो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और जैसे ही शिफ्ट होंगे तो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, तो ये कंडीशन मिल जाएगी, ये आके लग जाएगा यहाँ। उससे भी पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर बनेगा एक कार्बोकेटायन। जैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन। एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं यहाँ। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन आके इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कार्बोकेटायन। ये कैसा कार्बोकेटायन है आपका, प्राइमरी। और ये कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी। और आप जानते हो कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम होगा। तो फाइनली जब क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा, यानी कि ये चीज बनेगी RCH पॉजिटिव। और CH जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया, और ये स्टेबल कार्बोकेटायन है। और आपको मैं बता दूं, ये जितना भी प्रोसेस होगा, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो जो ये वाला स्टेप है ये हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्या होगा ये वाला स्टेप, ये स्लोएस्ट स्टेप होगा, इसलिए इसे आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलेंगे। क्योंकि अब आप कहोगे कि ये वाला स्टेप क्यों होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कार्बोकेटायन पर। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतनी फास्ट आपकी रिएक्शन होगी। ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, इसलिए जो अगला स्टेप होगा जब हैलाइडाइन आएगा इस पर, इसके ऊपर अटैक करेगा तो फाइनली इस पर आकर अटैक कर देगा और आपके पास क्या बन जाएगा, RCH और X। मान लो Cl लेते हैं, यहाँ Cl या Br जो भी है ऐड हो जाएगा। तो ये आपका था बेसिक मैकेनिज्म, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है। पहले HX में से इलेक्ट्रोफाइल आया, पहले इसलिए जो डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन थे एक तरफ शिफ्ट होंगे। तो दो पॉसिबिलिटी थी, मैंने बताया स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन पे अकॉर्डिंगली ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और स्टेबल कार्बोकेटायन। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा और जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इसीलिए फटाफट से हैलाइडाइन आएगा और ये स्टेप कैसा होगा आपका, फास्ट स्टेप होगा। और जो रिएक्शन होगी इस तरह से होगी और हाइड्रोजन एटम हमारा उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और यानी कि इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है।
ठीक है, ये उस रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, एडिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, जिसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल ओबे कर रहा है और इसके अंदर 2 स्टेप हो रहे हैं। ये स्लोएस्ट स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। इसके अंदर ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पहले, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब आपके सामने एक और एग्जांपल प्रेजेंट करती हूँ, जिसके अंदर क्या होगा, सेम आपको दिखने में ऐसे लगेगी, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। अब आप कहोगे क्यों नहीं होगा? वेलिवर मार्कोनिकॉफ ने ये रूल दिया था, बेसिकली जो रूल आया था ये मैकेनिज्म से आया था। मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रूल, इसलिए कई बार क्या होता है, मैकेनिज्म अलग होने की वजह से ये रूल फॉलो नहीं होता, उसके कंट्रेरी उल्टा रिजल्ट हमें, उल्टा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो देखिए ऐसा एग्जाम्पल जिसमें क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। CH3 ले लीजिए, CH3 CH, यहाँ पर CH3 लगा दीजिए और CH 1 2 3 और यहाँ पर लिख लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला मैंने कंपाउंड ले लिया और इसके अंदर मान लीजिए मैं अपना हेलोजन एसिड कोई भी ऐड कर रही हूँ। कैसे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनिकॉफ काम होगा, यानी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या होगा, H और X है, इसमें से क्या निकलेगा, प्रोटॉन आएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं और इधर भी। अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला सेकेंडरी कार्बन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज आएगा मेरा यहाँ पर। तो देखिए क्या आएगा, CH3 CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ आएगा CH2 और ये वाला H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पर। अब ये कैसा बनेगा, सेकेंडरी कार्बन। अगर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता तो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनता, तो एक्स आके यहाँ, ठीक है, यहाँ पर अटैक कर देता और बनेगा क्या, CH3 CH3 और CH, यहाँ बन गया X और यहाँ आ जाएगा CH3। होना तो ये चाहिए था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो ये होगा क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि आपका हाइड्रोजन उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, ये क्या है, रॉन्ग रिजल्ट है। हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ये। अब देखोगे हमें मिलेगा क्या, सही वाला CH3, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर मैं H लगाना भूल गई थी, यहाँ H लगा दीजिए H और ये H में नीचे लगा दे H और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा, X यहाँ लग जाएगा CH और CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3, ये बनेगा। अब आप कहोगे ये कैसे बनेगा, इसका भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। तो ये आप पढ़ेंगे मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट के रूल के अकॉर्डिंग। ये क्या होगा स्टूडेंट, मैं दोबारा शुरू से बता देती हूँ जो होना चाहिए था या जो नहीं हुआ। अब देखिए सबसे पहले ये आया, ठीक है, और अटैक करने के बाद किससे मिला, CH3 CH3 और यहाँ पर H लगा दीजिए, इसे नीचे लगा दीजिए और यहाँ आएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब देखो ये कौन सा कार्बन है आपका, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। और आप जानते हो टर्शरी सबसे स्टेबल, सेकेंडरी फिर प्राइमरी। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से यहाँ से क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर और इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हो, हाइड्राइड शिफ्ट। 1 से 2 पर ये पहला कार्बन मान लो तो ये दूसरा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, हमने मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी और ये हाइड्रोजन एक्चुअली लग जाएगा इसके साथ CH3 CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH2 और क्या बन जाएगा CH3। जब ये वाला बन जाएगा, अब इस पे हमारा हैलाइड आयन आके क्या करेगा, अटैक करेगा और बना लेगा CH3 CH3 यहाँ पर X CH2 और CH3। यानी कि जो मार्कोनिकॉफ रूल कह रहा था वो फेल हो गया। हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो मेरा ये वाला कार्बन सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था, ये वाला, ठीक है, लेकिन हुआ कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, रीअरेंजमेंट। इसे रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। जब कार्बोकटाइन अपनी ज़्यादा स्टेबिलिटी लाना चाहता है तो रीअरेंज कर लेता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनाना चाहता है, इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म की वजह से आप समझ सकते हो कि फेल हो जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, जहाँ पर आप कह सकते हो एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल करता है। ठीक है, एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, जहाँ पर आपका हेलोजन इस कार्बन पे अटैच होने की बजाय इस कार्बन पे, टर्शरी कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इसी से जुड़ा हुआ, जब हम एल्कीन्स से हेलोकेन्स बनाते हैं एक नया इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसे आप बोलते हो पेरोक्साइड इफेक्ट। इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हो, इसे आप एंटाई मार्कोनी का फ्लूइड भी कहते हो, और इसे आप खैराश इफेक्ट भी कहते हो। ठीक है, क्योंकि खैराश नाम के साइंटिस्ट ने इसे दिया था। ठीक है, अब पेरोक्साइड क्या होता है, ये कैसे इफेक्ट करेगा, कब इफेक्ट करेगा, मैं आपको सारा बताती हूँ। तो आप एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लीजिए और आप देखोगे जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो ओनली इन केस ऑफ HBr, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिर्फ आप HBr लोगे, HCl, HI, HF नहीं लोगे। इसका रीजन मैं आपको भी बताऊंगी। सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। इसमें आप क्या ले लीजिए, पेरोक्साइड ले लीजिए। पेरोक्साइड क्या मेनली यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड लिया जाता है, जिसका फॉर्मूला आता है C6H5CO, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, और बेंजोइल पेरोक्साइड में जो के प्रेजेंस में यहाँ पर एंटाई मार्कोनिक फ्लूइड जब लगेगा तो हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा जो ये Br है यहाँ पर ऐड होने की बजाय जाकर ऐड होगा, यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RCH2 और CH2Br। ठीक है, तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये अब कैसे होगा, ये हमारा डिफाइन करता है हमारा मैकेनिज्म। कैसे, ये कौन सी मैकेनिज्म शो करता है, ये शो करेगा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर आप, मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पर लेते HCl, ठीक है, और डाल देते पेरोक्साइड, तो भी आपको ये नहीं मिलता, बल्कि यही मार्कोनी का रूल फॉलो करता हुआ ही मिलता। ठीक है, ऐसे ही HI में डालते तब भी ऐसा ही होता, लेकिन HBr की केस में जब आप पेरोक्साइड लेते हो, जैसे मैं बेंजोइल पेरोक्साइड का एग्जांपल लेके दिखाऊंगी, तो आपके पास मिलेगा एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता हुआ आपका हाइड्रोजन एटम कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा, ना कि इस कार्बन के साथ। ठीक है, यानी कि इस कार्बन के साथ। तो ये आप कैसे समझोगे, इसे हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म के द्वारा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये होगा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होगा, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक मैकेनिज्म किया था, जब हम अल्कोहल्स का यूज़ कर रहे थे, या उससे पहले हम एल्केन्स का यूज़ कर रहे थे ना, तब यूज़ किया था एक्चुअली। तो हमने तब पढ़ा था, अब जानते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहले मैं जनरली बड़ा पेरोक्साइड का नाम लेके इसे लिख देती हूँ ROR। ठीक है, और ये हो गया मेरा पेरोक्साइड। और इनिशिएशन स्टेप में आप जानते हो, जब आप इसे हीट करोगे होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। कैसा फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, और आपको क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे ROK, और फ्री रेडिकल की फॉर्म में। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल मिल जाएगा, और ये फ्री रेडिकल जाके किसको छेड़ेगा, भाई आपके पास क्या है, HBr। ठीक है, HBr, ये फ्री रेडिकल गया, और ये देखिए एक फ्री रेडिकल ले लीजिए, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, HBr, ये यहाँ पर जाके अटैक करेगा, और ये Br से फ्री रेडिकल निकल जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, ROH, और निकल जाएगा Br फ्री रेडिकल। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, जिसमें इनिशिएशन स्टेप बोल सकती हूँ। सेकेंड स्टेप क्या होगा, प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप भी बोलते हो, क्योंकि इसके अंदर चेन बनती है। अब चेन कैसे बनती है, तो देखिए, अब आपको अपना दूसरा क्या लेके चले थे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हम लेके चले थे RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और आप इसके अंदर डाले थे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनी का फ्लूइड, और आपको बनाना क्या था, CH2Br, और यहाँ आ जाएगा CH2, ये बनाना था। तो अब आपके पास मेनली क्या है, एल्कीन। तो देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2, और आपके पास जाएगा अपना फ्री रेडिकल। तो ये आप देखिए, अब यहाँ पर ये फ्री रेडिकल जाके डिस्टर्ब करेगा इस एल्कीन को, यानी कि ये अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, यहाँ से भी क्या निकलेगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब फ्री रेडिकल किस तरह से बनेगा, तो आप देखोगे रेडिकल कैसे बनेगा, ये डिपेंड करेगा आपका फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर। आपको पता है, जैसे कार्बोकटाइन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेबल होते हैं, वैसे भी फ्री रेडिकल भी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी स्टेबल होते हैं। तो फ्री रेडिकल, स्टेबल फ्री रेडिकल बनाने के लिए आपका Br जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये जाके अटैच होगा इसके साथ, और आपके पास बनेगा RCH फ्री रेडिकल, और आपके पास बनेगा CH2Br, ये बन जाएगा। ठीक है, आपके पास ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपके पास ये फ्री रेडिकल निकल जाएगा। अब जैसे ही ये निकलेगा, ये जाके दोबारा किसे डिस्टर्ब करेगा, RCH फ्री रेडिकल CH2Br। अब ये देखिए, ये सेकेंडरी कार्बन है ना, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल है, तो ये जाके अटैक करेगा वापस HBr पर,
और HBr की ब्रेकिंग होगी और ये जाके अटैक करेगा इसके साथ, और यहाँ पर एक Br फ्री रेडिकल निकल जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, RCH2, ठीक है, और CH2Br और साथ में क्या निकल गया, Br रेडिकल निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले अल्कीन मॉलिक्यूल पर जाके किसने डिस्टर्ब किया, Br फ्री रेडिकल ने, और आपके पास ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल कार्बन वाला बन गया। अब इसने जाके HBr के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पर किसको ले लिया, H, इस H के साथ रिएक्ट कर लिया और आपके पास बन जाएगा ये वाला Br फ्री रेडिकल। और ये बाद में दोबारा फ्री रेडिकल, अब आपके पास, आपको पता है हमारे पास तो लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्कीन के, जब हम रिएक्शन लेके चलेंगे तो ये फ्री रेडिकल फिर एक एल्कीन के मॉलिक्यूल के पास जाएगा और फिर जाके अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये जाके फिर HBr के ऊपर अटैक करेगा और लगातार ये रिएक्शन होती रहेगी, इसीलिए इसे चेन बनती जाएगी, इसीलिए यहाँ से रिएक्शन रिपीट होती जाएगी, तो इसलिए इसे चेन प्रोपगेशन स्टेप भी बोलते हो। क्या बोलते हो, चेन प्रोपगेशन स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, जब चेन प्रोपगेशन स्टेप हो जाएगा, लास्ट में जाकर आप इसका टर्मिनेशन करोगे, यानी कि जितने भी फ्री रेडिकल बचेंगे उन्हें आप जोड़ दोगे। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे आप करते हैं। टर्मिनेशन स्टेप, अब जितने भी फ्री रेडिकल एक्स्ट्रा पड़े हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे। टर्मिनेशन में तो यही होता है ना सर, जितने भी बने हुए फ्री रेडिकल है वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो आपके पास ये Br2 बन जाएगा। ठीक है, एक जैसे ये वाला फ्री रेडिकल बना हुआ है RCH फ्री रेडिकल CH2Br, अब ये भी Br फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, RCH Br। ठीक है, यहाँ पर Br जोड़ दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा CH2Br। ठीक है, या फिर आप इसे रेज कर लीजिए। और तीसरा कौन सा कंबाइन कर सकता है, तीसरा आप देख सकते हो, ये इसके ही दो मॉलिक्यूल 2RCH फ्री रेडिकल CH2Br आपस में कंबाइन करेंगे और ये भी आपस में कंबाइन करके बना सकते हैं। तो क्या बना लेंगे, CH2Br CH2Br और बन जाएगा आपका CH3 और CH3, ये आपका बन जाएगा। तो ये आपका टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा। अब मैंने तो जनरल आपका पेरोक्साइड लिया है, आप इसकी जगह बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हो। ये क्या होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5। जब आप ये वाला लोगे तो वो भी इसी तरह से अपनी रिएक्शन प्रोसीड करवाएगा। उसको भी मैं आपको थोड़ा सा इनिशिएशन स्टेप से बता देती हूँ, बाकी आप खुद लोग ट्राई कीजिएगा कि कैसे होगा। बेंजोइल पेरोक्साइड से मैंने आपको जनरली एग्जांपल दे दिया, तो बेंजोइल पेरोक्साइड कैसे काम करेगा, तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप दोगे C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो हम क्या करेंगे, इसे लाइट देंगे, हीट देंगे, ठीक है, सनलाइट दे दीजिए, तो यहाँ पर फिर रेडिकल टूट जाएंगे और आपके पास बनेगा 2C6H5 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और फ्री रेडिकल। अब देखिएगा ये वाला, यहाँ पर जब ये प्रोडक्ट बनेगा ना, अब देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये अरेंजमेंट हो जाएगी। वाला प्रोडक्ट लेके चलोगे ना, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर ये अपना ये, तो आपके पास बनेगा C6H5 फ्री रेडिकल और CO2 निकल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जाएगा C6H5 फ्री रेडिकल HBr के पास और यहाँ पर बन जाएगी C6H6, ठीक है, और Br फ्री रेडिकल। बाकी सारा मैकेनिज्म सेम है, इसके अंदर ये वाला स्टेप होना था, इसलिए मैंने आपको पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड का जो बताना था, इसीलिए मैंने स्पेशल बताना था कि इनिशिएशन स्टेप में ये वाला होगा। सबसे पहले आप इसे लेके चलोगे, हीट करोगे, तो ये आपके पास इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये फिर क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो CO2 निकल जाएगी और ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, और ये वाला फ्री रेडिकल फिर HBr को ब्रेक करवा कर Br रेडिकल बना देगा। बाकी दोनों जो स्टेप है जैसे मैंने पिछले मैकेनिज्म में बताए हैं, सेम एज इट इज ही हो जाएंगे, तो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया मेरा पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से जो फर्क पड़ा। ये अब देखिए एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो गया और एंटी मार्कोनिकोव रूल से आपको मेन प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि इसके अंदर मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं हुआ, आपका हाइड्रोजन उस कार्बन पे नहीं लगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। ठीक है, और हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिला CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, ताकि ये वाला जो हमें एक्सपेक्टेड था ये मिलना चाहिए था, ये, तो ये हुआ हमारा पेरोक्साइड की वजह से। तो यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, आपका ऐसा क्या रीज़न है कि
HBr ही वाला केस शो करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, HCl नहीं करता, HF भी नहीं करता और HI भी नहीं करता। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको भी बता देती हूँ, ये तीनों HCl, HI और HBr ये वाले इफेक्ट शो सॉरी HI, HCl और HS ये इफेक्ट शो क्यों नहीं करते, सिर्फ HBr ही क्यों करता है। इसका रीजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे जब हम प्रोपगेशन स्टेप करते हैं, चेन प्रोपगेशन स्टेप करते हैं, तो उसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक तो जब आपका जो फ्री रेडिकल है, Br फ्री रेडिकल है, वो एल्कीन के पास गया था। Br फ्री रेडिकल गया था किसके पास, एल्कीन के मॉलिक्यूल के पास, मान लीजिए इसके पास गया था और अपन इसको फ्री रेडिकल बनाना था ना इस Br फ्री रेडिकल में। ये वाला स्टेप का हम देखेंगे कैसे। और दूसरा, जब यहाँ से जो फ्री रेडिकल निकलेगा वो मेरे HBr के पास गया था, ठीक है, जो यहाँ जो फ्री रेडिकल निकलना था। तो ये दोनों स्टेप कैसे होने चाहिए, आपको एक्सोथर्मिक नेचर के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक्सोथर्मिक नेचर के होने चाहिए, ठीक है। जब आप इन सभी को अलग अलग हेलोजन एसिड्स की बात करोगे, HCl, HBr, HF और HI की, और सेकंड स्टेप देखोगे चेन प्रोपगेशन स्टेप, तो चेन प्रोपगेशन स्टेप के अंदर ये कंडीशन होती है कि तभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होल्ड होगा जब ये वाला स्टेप क्या होगा, एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, ठीक है। तो अगर आप HCl की बात करोगे तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं HCl के लिए, तो HCl में जो सेकंड स्टेप होगा वो यहाँ पर जो चेन प्रोपगेशन का जो सेकंड स्टेप होगा वो कैसा हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। इस वजह से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो ही नहीं कर पाता और प्रोडक्ट साइड इफेक्ट शो नहीं करता। दूसरा, अब आगे HF, क्योंकि ये HF और HCl दोनों ही सेकेंड स्टेप में क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनका चेन प्रोपगेशन का सेकेंड स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं होता। तो ये दोनों ही आपका चेन प्रोपगेशन स्टेप ही होल्ड नहीं कर पाते, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो नहीं करते, तो प्रोडक्ट साइड इफेक्ट का शो करने का मतलब ही नहीं बनता। और रही HI की बात, जो HI बॉन्ड है ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड है। बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होने की वजह से इसका जो पहले वाला स्टेप है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का सेकंड स्टेप, इसका भी सेकंड और इसका भी सेकंड स्टेप, दोनों कैसे होंगे, एंडोथर्मिक। और HI का फर्स्ट स्टेप कैसा होगा, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इस वजह से ये एंडोथर्मिक होता है, चेन प्रोपगेशन का फर्स्ट स्टेप, इसलिए भी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होल्ड नहीं करता, चेन प्रोपगेशन नहीं हो सकता, इसलिए तीनों ही ये रिएक्शन शो नहीं करते। अगर आप बात करोगे HBr की, तो जो आपका HBr है इसके दोनों ही चेन प्रोपगेशन के जो स्टेप हैं वो एक्सोथर्मिक होंगे, और एक्सोथर्मिक नेचर होने की वजह से ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होल्ड करेगी और ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा कि कौन सा हेलोजन एसिड है पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, कौन सा नहीं। एक्सोथर्मिक नेचर, उनके बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग होने की वजह से HCl और HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए सेकंड स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक। HI का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक, ठीक है। और तो और जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं ना, I और I, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, I और I फ्री रेडिकल कंबाइन करके I2 भी बना देते हैं, तो ये भी इसकी कमी रह जाती है। तो आयोडीन के केस में ये नहीं बनता, तो रहेगा सिर्फ HBr जो पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम एल्कीन से हेलोजन एसिड्स को रिएक्ट करवाते हो तो उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। ये बहुत छोटे सिंपल सी बात है, तो ये हमने पीछे भी किया था। अगर आप बात करें हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका वीक होता है, HI का, फिर आएगा HBr का, फिर आएगा HCl का। HF तो जल्दी रिएक्ट ही नहीं करता, तो मैंने आप इसे लिख सकते हैं HF, ठीक है। और मैंने पर तीनों की रिएक्शन दिखा चलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब बात आएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। जब भी आपका एडिशन ऑफ एल्कीन के अंदर हैलाइडाइन जाके अटैक करेगा, तो देखिए इस तरह से CHH, मान लो हैलाइडाइन ने जाके अटैक करवाना है, यहाँ पर मान लो कोई आग लगा होगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसकी जो सिमेट्री होती है कैसे होती है, प्लेनर होता है। प्लेनर होता है तो आपका हैलाइडाइन यहाँ पर आकर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो कई केसेस में आपको रेसिड्यू मिक्सचर मिलता है, कई केसेस में आपको रेसिड्यू मिक्सचर नहीं भी मिलता, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ यह है कि आपको एंटाई भी मिल सकता है और सेम भी मिल सकता है। वो
तो स्टूडेंट देखो, अब आप बात करेंगे एल्काइंस की। एल्काइन जब आप लेके चलोगे और एल्काइन का प्रोसीजर भी सेम रहेगा, इसमें आप डालोगे HCl और फॉलो करेगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपके पास पहले ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें एल्काइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्कीन में, और एक Cl ग्रुप यहाँ लग जाएगा। इसके अंदर आप दोबारा HCl डाल लो, दोबारा मार्कोनिकॉफ एडिशन करवा दो, तो आपके पास इसी ग्रुप के साथ जाके 2 बार Cl लग जाएगा। जो दूसरा Cl वो भी यहाँ जाके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपके पास मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH, और CH। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, जब हम लेके चलेंगे हमने क्या समझा आज मेन जो हमारा था, इसको आप समराइज करवाते हैं। ठीक है, जिसमें आप लेके चले ये चीज़। अब आपको मैं सारी चीज़ें लिख के दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे हमने रिएक्शन की, कब कब आपका मार्कोनिकॉफ लगेगा और कब कब नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और अगर आप डालते हो HBr, ठीक है, अगर आप डालते हो HBr ओनली तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और आपके पास बनेगा CH3 CHBr CH3। ठीक है, अगर आप डालते HBr और डालते परऑक्साइड तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH2 और Br। ठीक है, इसी कंपाउंड को जब मैं डाल देती हूँ HCl और आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाइए तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH Cl CH3। और हाँ, अगर आप HCl में परऑक्साइड डाल के भी देखते हो तो भी आपके पास यही चीज बनेगी। ठीक है, और आपके पास कौन सा मैकेनिज्म आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आएगा। मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप HI के लिए लोगे तो HI भी Cl की तरह सेम बिहेव करेगा। HI में अगर आप सीधा HCl डालोगे तो भी आपको ये मिलेगा, परऑक्साइड डालोगे तो भी यही मिलेगा। तो ये हमारी समराइजेशन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और आगे की वीडियो भी देखते रहें। थैंक यू।